मॉर्निंग बच्चों। आज कल हमने आपको बताया था कि मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1971। आज मैं आपको बताऊंगी इनके अधिकारों के बारे में, मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकार 1971 के बारे में। ठीक है, अब क्या हमारा टॉपिक है आज मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकार 1971। यानी राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन 1971 यानी राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स 1971। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने कल जो आपको घोषणा पत्र के बारे में बताया था, ये आप जान गए होंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा सरकार ने अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए। सभी व्यक्तियों को, सभी प्रकार के लोगों को भारतीय संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं कि इन अधिकारों को किस तरह प्रदान करें, किस तरह, और इन अधिकारों का सभी व्यक्ति अपना अपना किस तरह से उनकी रक्षा कर सकें अधिकारों की। तो इसीलिए भारतीय संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त किए गए हैं और इन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, तो फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 1971 का जो घोषणा पत्र के बारे में है कि इनको अधिकार कैसे प्रदान किए जाए। तो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा यानी सरकार ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किए हैं। सभी व्यक्तियों को, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक नागरिक को, समाज के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए। अब सामान्य व्यक्ति तो उन अधिकारों का उपयोग भलीभांति कर सकता है। सामान्य व्यक्ति तो उन अधिकारों के बारे में जानता है, उनका उपयोग कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है कि उनकी रक्षा कैसे की जाए, और समाज में विकसित भी हो जाता है, समाज में विकास की मुख्य धारा से भी जुड़ जाता है और उनकी रक्षा भी कर सकता है भली भांति। लेकिन मानसिक मंद व्यक्ति, जो मैं मानसिक मंद व्यक्तियों के बारे में आपको बता रही हूँ, तो मानसिक मंद व्यक्ति उनके बारे में उचित प्रकार से ना तो जान पाता है और ना उसको समझ पाता है। जब वो समझ ही नहीं पाता है तो वो उनकी रक्षा कैसे कर सकता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा, यानी इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें मानसिक मंद व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं को सन 1971 में अपने प्रस्ताव 2856 के अनुसार ये घोषणा की थी। उन्होंने ये घोषणा की थी जो कि मानसिक मंद व्यक्तियों के विचारों से संबंधित थी। यानी उन लोगों के लिए अधिकार प्रदान किए, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सन 1971 में 2000 अपने प्रस्ताव 2856 के अनुसार मानसिक मंद व्यक्तियों को ये घोषणा की थी कि इनको अधिकार किस तरह देना है जिससे वो उनका उचित रूप से प्रयोग कर सकें। इसीलिए इसको नजर में रखते हुए और कि इस घोषणा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यकारी योजना बनाने का प्रयास किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यकारी योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया। उसके तहत जिसमें मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिकारों की घोषणा की गई। यानी मानसिक दिव्यांग व्यक्ति उनके अधिकारों से संबंधित कार्य करने की रूपरेखा प्रदान की गई, जिससे
मंद व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर सके। मानसिक मंद व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर सके और साथ ही सभी सदस्य राष्ट्रों से ये अनुरोध किया कि वो सभी एक दूसरे का सहयोग करें, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये भी बताया गया कि इसमें व्यवस्थाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों जो जिससे मानसिक रूप से जो मंद बालिका समाज की विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और बिना किसी परेशानी के ही अपना जीवन यापन कर सकें। इसमें इन अधिकारों में ये भी बताया गया था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये स्पष्ट कर दिया, ये भी स्पष्ट किया कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें मानसिक मंद व्यक्ति भी सामान्य जन की तरह, सामान्य लोगों की तरह अपना समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके, अपने अधिकारों को समझ सके और सामान्य जन की तरह अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, जिससे वो समाज की विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसीलिए इस घोषणा के अंतर्गत मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किए गए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए, जो कि मैंने आपको कल बताए थे। कल हमारे हो गए थे 4 अधिकार। कल मैंने आपको 4 अधिकार पढ़ाए थे, जैसे उचित चिकित्सा की व्यवस्था। कल मैंने आपको बताया था नंबर 1 था हमारा उचित चिकित्सा की व्यवस्था। आप हाथ के हाथ लिखते जाया करिए हैंड टू हैंड। तो उचित चिकित्सा की व्यवस्था यानी मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए उचित प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और ये चिकित्सा उनके प्राथमिक स्तर पर ही ध्यान में रखते हुए, उनको इस प्रकार की उचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाए जिससे उनकी विकलांगता को दूर करने का प्रयास किया जा सके और विकलांगता को दूर करने के बाद फिर उनको मानसिक मंदता वाली विकृति को दूर किया जा सकता है। पहले हम उसकी विकलांगता को दूर करेंगे, यानी उसके लिए हमें उचित चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा शारीरिक चिकित्सा पद्धति, यानी शरीर से संबंधित शारीरिक चिकित्सा पद्धति यानी शरीर से संबंधित। तो पहले तो हम उनकी विकलांगता को दूर करेंगे। जैसे किसी बच्चे के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, किसी बच्चे के विकलांग व्यक्ति के हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो ये सभी उनकी प्राथमिक स्तर पर ही उन्हें देख लिया जाए और उसको प्राथमिक स्तर पर देखने के बाद उनको व्यायाम से भी ये चिकित्सा ठीक कराई जा सकती है। उनको उचित प्रकार का व्यायाम कराया जाए जिससे उनकी शारीरिक चिकित्सा को हम दूर कर सकते हैं, उनकी शारीरिक विकृति को हम दूर कर सकते हैं। उनको व्यायाम करा के यदि उनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे प्रकार के व्यायाम होते हैं जो उनको व्यायाम कराकर उनके हाथ पैर ठीक हो सकें और वो अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हो सके, यानी अपना कार्य स्वयं कर लें और आत्मनिर्भर बन सकें। अब हमारा तीसरा पॉइंट था कल शिक्षा की व्यवस्था, यानी इन बच्चों के लिए मानसिक मंद बालक बालिकाओं और व्यक्तियों के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति का व्यवस्था करनी चाहिए कि आवश्यक शिक्षा जो इनको प्राथमिक स्तर से भी ली जाती है, यानी प्राथमिक स्तर से ही उनको लिया जाता है। इनकी योग्यता और रुचि के अनुसार ही उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। और यदि इसमें कोई बच्चा जिससे अशिक्षित ना रहे, इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई भी बच्चा निरक्षर न रहे, अशिक्षित ना रहे। और यदि तो इसमें ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था की जाए कि जो उनको भली भांति ठीक से शिक्षित कर सके और वो अध्यापक स्वयं भी अपने आप को आत्मगौरव अनुभव कर सके। अब हमारा चौथा पॉइंट था कल प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी ट्रेनिंग। इनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए वो स्वयं ही आत्मनिर्भर हो सके, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि वो स्वयं ही आत्मनिर्भर बन सके।
जैसे यदि कोई बच्चा निरक्षर रह जाता है तो उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे कुर्सी उसी बुनने का है, इस तरह की कलाओं से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो उस अपने का उस प्रशिक्षण में ट्रेन हो जाए अच्छी तरह। और अगला पॉइंट हमारा था पुनर्वास की व्यवस्था। मैंने कल आपको बताया था पुनर्वास की व्यवस्था। तो जैसे कि उसमें पुनर्वास की व्यवस्था में उनको आवास की व्यवस्था भी देनी चाहिए। आवास की व्यवस्था, यदि मानसिक मंद व्यक्ति का किसी के पास घर नहीं है तो उनको आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए, उनको आवास भी दिया जाना चाहिए, और जिससे वो उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके और वो भी अब स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और सम्मानजनक स्थिति में रहे और वो सम्मान प्राप्त कर सके समाज में। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श। कल मैंने आपको 5 पॉइंट समझा दिए। अब हमारा छठा पॉइंट आता है जो हमारे अधिकार चल रहे थे, उसमें हमारा अब आता है छठा पॉइंट आता है हमारा अब परामर्श। छठा पॉइंट आता है हमारा निर्देशन एवं परामर्श। ये आप नोट करते जाइएगा, निर्देशन एवं परामर्श। यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका क्या मतलब है बच्चों? अभिभावकों और यानी इसमें मानसिक मंद बालक बालिकाओं को निर्देशन एवं परामर्श भी देनी चाहिए। इसकी व्यवस्था भी उचित रूप से होनी चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था भी उचित रूप से होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को और संरक्षकों को भी गाइड किया जाए, यानी उनको परामर्श और निर्देश दिए जाएं कि इनकी उचित रूप से देखभाल करनी है। तो इसलिए इनको निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना बहुत जरूरी है। और परामर्शदाता को चिकित्सकों की सलाह से परामर्शदाता को मनोवैज्ञानिक के साथ मिलकर मानसिक रूप से मंद छात्रों की योग्यता और एवं क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए। परामर्शदाता को भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की सहायता से बच्चे की योग्यता और क्षमता का भी पहचान करनी चाहिए, क्षमताओं की भी। इसके बाद उनकी उस क्षमता की विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद उनकी विकास की क्षमता करनी चाहिए, क्योंकि ये क्षमताएं ही मानसिक मंद व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती हैं। जब बच्चे में हर कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तो क्योंकि ये क्षमता ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है, यानी मानसिक मंद बालक को आत्मनिर्भर बनाती है। इसीलिए इस अधिकार में निर्देशन एवं परामर्श की भी व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये भी अधिकार दिया गया है मानसिक मंद बालकों के लिए कि इनको परामर्श और निर्देशन की व्यवस्था भी उचित रूप से होनी चाहिए और उनके अभिभावकों और संरक्षकों को भी यही बताना चाहिए कि इनकी उचित रूप से देखभाल करें, जिससे ये स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। अब हमारा अगला आता है आर्थिक सुरक्षा। 7वां पॉइंट आता है हमारा आर्थिक सुरक्षा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनको आर्थिक सुरक्षा का की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी इनको धन संबंधी व्यवस्था भी की गई है। इनको इस अधिकारों में इनको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है कि इनको आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार दी जाए। इनके अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनको निम्नलिखित आर्थिक व्यवस्थाएं प्रदान की गई है। जैसे हमारा पहला आता है उत्पादक कार्यों में लगाना, इसमें ये हमारा
उत्पादक कार्यों में लगाना, उत्पादक कार्य में लगाना, यानी इनको आर्थिक सहायता प्रदान करके इन बच्चों को, विकलांग छात्र छात्राओं को एक निश्चित शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ऐसे उत्पादक कार्य में लगा देना चाहिए जिससे ये खुद ही धन कमा सके। इनको शिक्षा समाप्त होने के बाद ऐसे उत्पादक कार्य में लगा देना चाहिए जिससे वे किसी पर बोझ ना बने, और स्वयं ही धन कमा सके, यानी धन प्राप्त कर सके। अगला आता है रुचि के अनुरूप। अब अगला आता है इनको आर्थिक सहायता सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, यानी रुचि के अनुरूप उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करना, यानी रुचि के अनुरूप उनकी रुचि और योग्यता को देखते हुए मानसिक मंद बालक और विकलांग छात्र छात्राओं को उनकी रुचि के अनुरूप उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए कि उनकी रुचि किस चीज़ में है। तो रुचि और योग्यता के अनुरूप ही उनको प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे उत्पादक कार्य को कुशलता से कर सकें। यदि हमने उनकी रुचि किसी और कार्य में, हमने कोई और कार्य दे दिया उनको, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए रुचि के अनुरूप उनको उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए। अब हमारा अगला आता है व्यवसाय का चयन। यानी इनको आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए। तो इनके व्यवसाय का चयन, तो मानसिक मंद बालक बालिकाओं की रुचि के अनुरूप ही व्यवस्थाओं का चयन करना चाहिए कि इनको व्यवसाय का चयन भी इनकी रुचि के अनुसार करना चाहिए कि इनको किस चीज़ में रुचि है। चयन करने के बाद उनको ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सरकार की ही होनी चाहिए कि वो किस में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी व्यवसाय की शुरुआत को कैसे करेंगे, तो उसी हिसाब से उनको ऋण प्रदान किया जाता है। यानी अपनी रुचि के अनुसार ही उनको व्यवसाय का चयन करने देना चाहिए कि आपको जो पसंद है, किस तरह का व्यवसाय करना है, तो वो बता देंगे जैसा भी उनको पसंद है। तो उसी के अनुसार सरकार को उनके ऋण की व्यवस्था का चयन करना चाहिए। ऋण की व्यवस्था का चयन करना चाहिए। अगला आता है उपकरण एवं कच्चे माल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इन्हीं मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए उनको उपकरण एवं कच्चे माल की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। यदि प्रथम अवस्था में ही उनको उपकरण एवं कच्चे माल संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब वह कुशलता को प्राप्त कर ले, जब वो कुशलता से प्राप्त कर ले, तो पृथक रूप से अपना व्यवसाय चला सके, तो फिर वो पृथक रूप से अपने व्यवसाय का संचालन करने देना चाहिए। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 पॉइंट, यानी आर्थिक सुरक्षा में। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों परिवार संबंधी अधिकार। 8वां आता है हमारा परिवार संबंधी अधिकार। परिवार संबंधी अधिकार यानी फैमिली रिलेटेड राइट्स। फैमिली रिलेटेड
फैमिली से संबंधित अधिकार, राइट्स, यानी परिवार से संबंधित किस प्रकार के इनको अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों इसमें है हमारा मानसिक मंद बालक बालिकाओं को भी अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, यानी मानसिक मंद बालक बालिकाओं को भी अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। तो इसमें जो है हमारे परिवार का मुखिया, तो परिवार का मुखिया उस व्यक्ति के साथ, यानी परिवार का मुखिया उस व्यक्ति के साथ, किस व्यक्ति के साथ, मानसिक मंदता वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। परिवार में अन्य व्यक्तियों की भांति ही उसका भी पालन पोषण होगा। जैसे परिवार का मुखिया उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, यदि विकलांग व्यक्ति के साथ कोई किसी कारण से उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो केस भी कर सकता है विकलांग। तो इसीलिए परिवार के मुखिया का यानी परिवार संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं, तो वो अपने परिवार के साथ रहे। और परिवार का मुखिया यदि उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो इसलिए वो उनके साथ दुर्व्यवहार उसे नहीं करना है। तो इसीलिए परिवार के मुखिया को उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की भांति ही, यानी परिवार के अन्य सदस्यों की भांति ही उसे संतुलित एवं पोषक तत्वों के भोजन में ग्रहण करने का अधिकार है। तो इस तरह से परिवार संबंधी अधिकार भी अभिभावकों को परामर्श एवं निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह के परामर्श एवं निर्देश भी परिवार को प्रदान करना चाहिए, जिससे इन व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके, विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके और इनका विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है सामाजिक अधिकार। 9 सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार सोशल राइट्स। सामाजिक अधिकार सोशल राइट्स, यानी मानसिक मंद व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी इनके निर्देशन में इनको सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं कि मानसिक मंद बालक बालिकाओं के साथ समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये अधिकार भी मानसिक मंद व्यक्तियों को दिए गए हैं कि समाज में इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाज में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी कि समाज में सामान्य जनों की तरह विकलांग व्यक्तियों की भी सहभागिता को सुनिश्चित करना ही होगा, जिससे वे अपने कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। इसलिए उनके कार्य करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उसमें इसके पश्चात उनको पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए। यानी समाज के साथ सामाजिक कार्यों में भी उनको अपनी सहभागिता देनी है और उसके बाद उनको थोड़ा उत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कार भी देना चाहिए। यानी पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था है, पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए। उससे इनमें आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना विकसित होगी। यदि किसी बच्चे को उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा पुरस्कार भी दे दिया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो इसलिए विकलांग व्यक्ति को इसके तहत इसमें उसको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव को विकसित कर सके तथा मानसिक मंदता में सुधार होने की संभावना में वृद्धि होगी और उसके मानसिक विकलांगता, मानसिक मंदता में सुधार होने की विकृति की भी संभावना होगी। अब आता है हमारा शोषण से रक्षा का अधिकार। 10वां पॉइंट आता है हमारा शोषण से
रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, यानी राइट्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम exploitation, right of security from exploitation, exploitation, इसमें मानसिक मंद बालक बालिकाओं के साथ, यानी शोषण से भी इनका, शोषण से रक्षा करने का भी इनका अधिकार है, यानी मानसिक मंद बालक बालिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जाएगा। कि मानसिक मंद बालक बालिका के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति मानसिक मंद है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक मंद है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनसे काम करा लेते हैं और उनको धन नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे उनसे कार्य करने के बाद उसे धन न देना, कार्य करने के बाद उसे धन न देना, परिवार द्वारा उसे भोजन न प्रदान करना, परिवार द्वारा उसे भोजन न प्रदान करना, उसकी धन संपत्ति को छीन लेना, विकलांग व्यक्ति यानी मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की धन संपत्ति को छीन लेना, और कि उसको जो उसको विरासत में मिली है, यदि उसको विरासत में उसकी जो जमीन है, जो कुछ भी है, तो परिवार के द्वारा उसकी संपत्ति को, धन संपत्ति को छीन लेना, यानी जो उसे विरासत में मिली है। तो इस प्रकार के शोषण के, ये सभी शोषण आते हैं, ये सभी शोषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन मानसिक मंद व्यक्तियों का शोषण नहीं किया जाएगा। तो शोषण से रक्षा का अधिकार भी इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन अधिकारों में बताया गया है। इस प्रकार सभी शोषणों से उसकी रक्षा करके व्यवस्था सरकार को ही करनी चाहिए, यानी सभी शोषणों से रक्षा करने का अधिकार भी सरकार को ही देखना है, यानी इसकी व्यवस्था भी सरकार को ही करनी है कि मानसिक मंद व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो। तो बच्चों, ये तो हमारे अब हो गए 10 पॉइंट हो गए हमारे अधिकार में, यानी मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकार। तो इन सभी उपरोक्त विवेचन से यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानसिक मंद एवं व्यक्तियों को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानसिक मंद बालक बालिकाओं को, व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, इनको ये अधिकार प्रदान करके उनको विकास की मुख्य धारा से संबंध करना है, यानी समाज के विकास की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ना है। और आज अनेक मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा, छात्रों के द्वारा अधिकारों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं सब अधिकारों को प्राप्त करके इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये अपने अधिकारों का भली भांति उपयोग कर सके और उनके अधिकारों का संरक्षण होता रहे, यानी वो खुद ही इस लायक हो जाएं कि अपने अधिकारों की सुरक्षा खुद कर सकें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, यानी अपने अधिकारों का संरक्षण स्वयं कर सके, स्वयं वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी दूसरे के ऊपर उन्हें आश्रित ना होना पड़े। तो इन सभी अधिकारों को इसमें लिया गया है। इस घोषणा के तहत मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकार की घोषणा पत्र 1971 में ये सभी बातें बताई हैं जो मैंने आपको अधिकार बता दिया। शायद आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।